नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.1 का जो बेसिक पार्ट है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट। ये है पार्ट 3 वृत्त। इस वृत्त पाठ में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे सीखेंगे 1, 2 या 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त। दूसरा सीखेंगे स्पर्श वृत्त, अंतरलिखित कोण तथा अंतखंडित चाप। और क्या सीखेंगे? स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, कोण प्रमेय, वृत्त की छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा, वृत्त चाप, चक्रीय चतुर्भुज और जीवाओं के प्रतिच्छेदन का प्रमेय। ये 8 टॉपिक हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा याद करें। मतलब हम लोगों ने 9वीं में क्या क्या पढ़ा है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, अंतभाग, बहिर्भाग आदि नामों से आप भाली भांति परिचित है। देखोगे हमने 9वीं में क्या पढ़ा था, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र हो गया, केंद्र से वृत्त पर जो लाइन खींची जाती है ये क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। त्रिज्या को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, जीवा यहाँ पे आएगा, और ये अंतभाग मतलब अंदर का भाग और बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग, ये सब आप लोगों को पता है। अब हम लोग और क्या देखते हैं, सर्वांगसम वृत्त क्या है, एक केंद्रीय वृत्त क्या है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्तों को याद कीजिए। देखो, सर्वांगसम वृत्त का मतलब क्या हो गया, 2 वृत्त सर्वांगसम रहे, बराबर बराबर रहे। एक केंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हो गया, एक केंद्र से पहला वृत्त ये खींचा गया, दूसरा वृत्त ये खींचा गया। और परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त मतलब यहाँ पे देखो 2 वृत्त दिया गया, 2 वृत्त यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त हो गए। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए हुए जीवा के गुणधर्म को निम्न कृति की सहायता से याद कीजिए। मतलब हम लोगों ने 9वीं कक्षा में जीवा के कौन सा गुणधर्म पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पे कृति की सहायता से याद करते हैं। मतलब हमने 9वीं में क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं। यहाँ पे कृति 1 में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त में रेख DE एक जीवा है। देखो कि यहाँ पे सी केंद्र वाला एक वृत्त बनाया गया है। ये जो DE है, DE क्या है, जीवा है, और CF लंब है जीवा D पर। देखो कि CF जो है वो जीवा DE पर लंब है यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो देखो कि व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो व्यास है ये कितना है, ये हमको 20 दिया गया है। और क्या बोल रहा है, DE 16 है। देखो कि DE का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है DE 16 दिया गया है, तो CF कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, देखोगे जब ये व्यास जो है 20 है तो CE ये क्या हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। देखोगे यहाँ से C से लेकर के यहाँ तक E तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे DE जो है 16 है, तो यहाँ पे FE कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्यों होगा, देखोगे यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यहाँ पे क्या आएगा, जीवा को समद्विभाजित करता है। आप लोगों ने पढ़ा है, समद्विभाजित करता है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस प्रश्न को हल करने के लिए उपयोग में आने वाले प्रमेय तथा उसके गुणधर्म को याद कीजिए। यहाँ पे क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इन गुणधर्मों का उपयोग करके प्रश्न हल कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे CFE में ये क्या है, ये लंब है, लंब है का मतलब क्या हो गया, ये 90 अंश का है। जब 90 अंश का रहेगा तो क्या लगेगा, हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण क्या आएगा, CE का वर्ग बराबर पहली भुजा क्या आ जाएगी, CF का वर्ग धन यहाँ पे FE का वर्ग। इस तरीके से करके इसको हल करते थे हम लोग 9वीं में। यहाँ पे देखोगे CE कितना दिया गया, 10 का वर्ग बराबर CF हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा CF का वर्ग धन यहाँ पे FE क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 बराबर CF का वर्ग धन 8 का वर्ग 64। अब धन 64 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 64 हो जाएगा। तो 100 में से 64 को माइनस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा CF का वर्ग। तो 100 में से 64 गया 36 बराबर CF का वर्ग।
यहाँ पे देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर करनी में 36, मतलब सी एफ हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सी एफ आ गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम लोग 90 में करते थे, तो हम लोगों को क्या याद रखना है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कृति नंबर 2 में, इसको भी हम लोगों ने 90 में किया है। संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की रेख क्यू आर एक जीवा है। देखोगे यहाँ पे ओ केंद्र वाले में क्यू आर, ये क्या है, एक जीवा है। बिंदु पी, जीवा क्यू आर का मध्य बिंदु है। बिंदु पी जो है ये क्यू आर का मध्य बिंदु है। यदि क्यू आर 24, देखोगे क्यू आर का मतलब ये क्या हो गया, ये क्यू आर दिया गया हमको 24 और ओ पी 10। यहाँ पे देखोगे ओ से लेकर के पी तक, मतलब ये 10 दिया गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ आर हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये भी तो एक लंब है, इसमें भी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। और जो पी आर है, पी आर निकालना पड़ेगा, तो ये पी आर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखोगे क्यू आर कितना है, 24 है, तो पी आर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यह प्रश्न हल करने के लिए उपयुक्त प्रमेय लिखिए। तो यहाँ पे लिखोगे वृत्त के केंद्र और जीवा की मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा खंड उस जीवा पर लंब होती है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, वृत्त के केंद्र मतलब O से जीवा की मध्य बिंदु P को मिलाने वाला रेखा खंड उस जीवा पर लंब होती है। मतलब यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगा। जब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण, मतलब ये हो जाएगा ओ आर का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन यहाँ पे पी आर का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे ओ आर का वर्ग, ये तो निकालना है, मतलब हमको त्रिज्या निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे ओपी कितना दिया गया है, ये है 10 का वर्ग धन पी आर कितना है, ये है 12 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 धन 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 244। तो ये हो जाएगा ओ आर का वर्ग, इसलिए ओ आर बराबर हो जाएगा करनी में 244। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा 244, अभी आ जाएगा 2 के पहाड़े में जाएगा तो ये हो जाएगा 122, फिर ये 2 के पहाड़े में जाएगा तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, यहाँ पे ये 61 के पहाड़े से जाएगा तो एक बार में आ जाएगा। तो जोड़ी कौन सी बनेगी, ये आ जाएगी यहाँ पे 2 और करनी में 61। ये कितना हो जाएगा, 2 करनी में 61। तो ये हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 करनी में 61। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन प्रमेयों का उपयोग करके उदाहरण हल कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये हमको दिया गया है, ये हमने उदाहरण हल कर लिया है। अब तीसरी कृति करते हैं। 90 में हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है। यहाँ पे देखोगे कृति नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आकृति में वृत्त का केंद्र यम तथा रेख ए बी व्यास है। देखोगे ये यम जो है ये वृत्त का केंद्र है और ए बी क्या है, व्यास है। यम यस लंब है जीवा एडी पर, यम यस लंब है जीवा एडी पर, और यम टी लंब है जीवा एसी पर, यम टी लंब है जीवा एसी पर। डी ए बी सर्वांगसम कोण सी ए बी है। देखोगे डी ए बी ये वाला कोण जो है वो सी ए बी ये वाले कोण के सर्वांगसम यहाँ पे दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना है कि जीवा ए डी सर्वांगसम जीवा ए सी, ए डी और ए सी सर्वांगसम है। इसको इस तरीके से सिद्ध करना है। यह प्रमेय हल करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रमेय का उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पे 2 दिया गया है, इसमें से कौन सा प्रमेय का उपयोग करेंगे। पहला है वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो वे परस्पर सर्वांगसम होती है, और दूसरा एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। इसमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। इनके अलावा त्रिभुजों की सर्वांगसमता के निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी उपयोग होगी। तो यहाँ पे पूछा है भू को भू, को भू को, भू 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 और को भू कर्णभुजा कसौटी। इसमें हम लोग कर्णभुजा कसौटी भी लगा सकते हैं
और यहाँ पे देखोगे को भू, ये सामान्य भुजा आ जाएगी तो को भू भी कसौटी लगा सकते हैं। ये सब हम लोगों ने कब पढ़ा था? 9वीं में पढ़ा था। अब 10वीं में हमको और क्या क्या सीखना है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आओ जाने 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, संलग्न आकृति में किसी एक प्रतल में बिंदु ए दर्शाया गया है। देखोगे यहाँ पे बिंदु ए दर्शाया गया है। केंद्र बिंदु पी क्यू आर वाले 3 वृत्त बिंदु ए से होकर जाते हैं। बिंदु ए से जाने वाले ऐसे कितने वृत्त हो सकते हैं? देखोगे यहाँ पे बिंदु पी से ए पे टच कर रहा है, बिंदु आर वाला वृत्त ए पे टच कर रहा है, बिंदु क्यू वाला ए पे टच कर रहा है। तो ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? ऐसे असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। तो यदि आपका उत्तर कितने भी या असंख्य है तो आप सही है। एक ही बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य वृत्त हो सकते हैं। तो याद रखना, एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? बहुत सारे, अनलिमिटेड, असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? संलग्न आकृति में ए और बी इन 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त होंगे? इसके भी असंख्य वृत्त होंगे। इसके कितने होंगे? इसके भी असंख्य वृत्त होंगे। तो कहने का क्या मतलब है? बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है। इस तरीके से हमको अगर बिंदु दिया गया, 2 बिंदु दिया गया है, तो बिंदु ए और बिंदु बी से जोड़ने वाले बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए बी सी इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त होंगे? देखोगे यहाँ पे बिंदु ए है, बिंदु सी है, बिंदु बी है। इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? इससे केवल एक और केवल एक ही, एक और केवल एक वृत्त ही खींचे जा सकते हैं। मतलब 3 बिंदु अलग अलग है तो उससे सिर्फ एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदु रहेगा तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु रहेगी तो भी असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। आइए देखें आगे की गई कृतियों से कोई उत्तर प्राप्त होता है क्या? जो यहाँ पे हमने बोला है वो यहाँ पे प्रूफ करके दिया गया है। जैसे यहाँ पे कृति 1 में दिया गया है, यहाँ पे देखो कि 2 बिंदु है ना, ए और यहाँ पे बी। ये 2 बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं ये दिया गया है। यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाली रेख ए बी खींची। देखोगे ए बी खींच लिया। इस रेखाखंड की लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। रेखा यल पर बिंदु पी का केंद्र और पी ए त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचिए। मतलब देखोगे यहाँ पे ये जो लंब है, यहाँ पे बिंदु पी ले लिया, पी और ए को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा। देखिए यह वृत्त बिंदु बी से भी होकर गुजरता है क्या? देखेंगे जब यहाँ पे ए त्रिज्या लेंगे तो ये बी से भी गुजरेगा। अब क्या बोल रहा है? इसका कारण बताइए। लंब समद्विभाजक रेखा का गुणधर्म याद कीजिए, जो हमने 8वीं 9वीं में पढ़ा वही है। तो यहाँ पे रेखा यल पर क्यू एक और बिंदु लीजिए। यहाँ पे बिंदु क्यू लिया गया है। अब ये बिंदु क्यू को हम लोग यहाँ पे ए से जोड़ देते हैं। मतलब ये क्या हो गया? ये इसकी त्रिज्या मान करके इसको एक और वृत्त खींचते हैं। क्या ये भी बिंदु बी से जाएगी? हाँ जाएगी। वही लिखा हुआ है, रेखा यल पर क्यू एक और बिंदु लेकर केंद्र क्यू और त्रिज्या क्यू ए लेकर खींचा गया वृत्त भी क्या बिंदु बी से होकर जाएगा? चिंतन कीजिए। हाँ भाई जाएगा। बिंदु ए और बिंदु बी से होकर जाने वाले और कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अब भी हमने देखा ये कितने खींचे जाएंगे, ये असंख्य वृत्त खींचे जा सकेंगे। उनके केंद्र बिंदु कहाँ पे होंगे? उनके केंद्र बिंदु ये जो हमारा लंब समद्विभाजक है यहाँ पे उनके केंद्र बिंदु बनेंगे। अब यहाँ पे कृति नंबर 2 में क्या दिया गया? नैक रेखीय बिंदु ए बी सी लीजिए। देखोगे यहाँ पे अलग अलग ले लिया, ए बी सी। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त खींचिए। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त और खींचा जा सकेगा क्या? अगर सपोज कर लो कि इससे हम लोग यहाँ पे बिंदु ए बी सी को जोड़ते हुए एक वृत्त खींच सकते हैं, इसके अलावा कोई और एक वृत्त खींचा जा सकेगा क्या? नहीं खींचा जा सकेगा। इसका चिंतन कीजिए। मतलब यहाँ पे सोचिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ कितना वृत्त खींचे जा सकेंगे? एक और केवल एक, सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे कृति नंबर 3 में क्या दिया गया? एक रेखीय डी ई एफ लीजिए। एक रेखी का मतलब क्या हो गया? एक ही रेखा में होना चाहिए। 3 के तीनों बिंदु एक ही रेखा में होना चाहिए, डी ई एफ।
इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त खींचने का प्रयास कीजिए। यदि वृत्त नहीं खींचा जा सकता है तो क्यों, इसके बारे में विचार कीजिए। तो देखोगे यहाँ पे ई पे रख करके अगर मैं वृत्त खींचता हूं तो डी और यहाँ पे एफ पे आ जाएगा, बिंदु ई छूट जाता है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ई और डी पे इस तरीके से रख करके करता हूं तो एफ छूटता है, और एफ और ई पे रख करके इस तरीके से वृत्त बनाता हूं तो डी छूटता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी वृत्त खींचा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अभी हमने देखा इसे ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचा जा सकता है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त होते हैं। तीसरा, तीन नैक रेखीय या रैखिक बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। और चौथा, तीन एक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। ये चार लाइन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, तो ही हम लोग 3.1 अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और क्या यहाँ पे हमको समझना है, वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा। देखोगे नाम से समझ जाते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से टच हुआ, और यहाँ पे छेदन रेखा का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को छेदते हुए, तो उसी को छेदन रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये एक वृत्त है और ये एक रेखा है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं क्या, जब स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। अब यहाँ पे देखोगे ये वृत्त है, वृत्त में यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, बिंदु पी पे स्पर्श कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वृत्त है और यहाँ पे ये रेखा जो है छेदते हुए अंदर से जा रही है। तो कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे एक बिंदु टच होगी, एक बिंदु टच होगा वो स्पर्श रेखा, और जहां पर दो बिंदु बन जाएगा वो क्या हो जाएगी, छेदन रेखा। इस तरीके से हम लोग समझ करके चलते हैं। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, आकृति में रेखा यल एवं वृत्त के बीच में कोई सामान्य बिंदु नहीं है। देखोगे यहाँ पे रेखा यल और वृत्त के बीच में कोई सामान्य बिंदु नहीं है। अब दूसरे आकृति में क्या बोल रहा है, रेखा यम एवं वृत्त के बीच बिंदु पी एक सामान्य बिंदु है। देखोगे यहाँ पे रेखा यम है, बी केंद्र वाले बिंदु पे ये सामान्य बिंदु पी है। यहाँ यम वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये जो रेखा यम है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, एवं बिंदु पी यह स्पर्श बिंदु है। ये क्या है, ये स्पर्श बिंदु है। अब तीसरी आकृति में देखते हैं, आकृति में रेखा यन एवं वृत्त में दो सामान्य बिंदु है। देखोगे ये रेखा यन में और वृत्त में दो सामान्य बिंदु क्यू और आर है। क्यू एवं आर रेखा व वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदु है। रेखा यन को वृत्त की छेदन रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो टच करता है वो स्पर्श रेखा, और जो यहाँ पे इस तरीके से छेदते हुए जा रहा है उसको छेदन रेखा कहेंगे। वृत्त के स्पर्श रेखा का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म एक कृति से समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृत्त के स्पर्श रेखा, इसको हम लोग कृति से समझेंगे। यहाँ पे देखोगे कृति दिया गया है, इससे समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाला एक बड़ा वृत्त खींचिए। देखोगे ओ केंद्र वाला एक बड़ा वृत्त खींचा हुआ है, उस वृत्त की एक त्रिज्या रेख ओपी खींचिए। ओपी देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गई। रेखा और वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ए और बी नाम दीजिए। देखोगे ये बिंदु का नाम हो गया ए और ये बिंदु का नाम हो गया बी। ये क्या हो गया, छेदन रेखा हो गया। कल्पना कीजिए कि रेखा ए बी बिंदु ओ से बिंदु पी की ओर इस प्रकार सरक रही है कि उसकी पहले की स्थिति नई स्थिति के समांतर रहेगी। मतलब ये जो रेखा ए बी है ये सरकते हुए यहाँ पे आया, फिर सरकते हुए यहाँ पे आया, फिर सरकते हुए यहाँ पे आया, फिर लास्ट में सरकते हुए बिंदु पी पे आ गया। अर्थात रेखा ए बी और त्रिज्या के बीच का कोण हमेशा समकोण रहेगा। देखोगे यहाँ पे ये समकोण है तो ये भी, ये भी, ये भी, और लास्ट में यहाँ पे ये भी समकोण ही बनेगा। ऐसा करने पर बिंदु ए और बी वृत्त पर परस्पर नजदीक आने लगेंगे। अंत में वे बिंदु पी में समाविष्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बिंदु पी में समाविष्ट हो गया। ये हमारा कौन सा रेखा है, ए बी है, ये बिंदु पी में समाविष्ट हो गया। इस स्थिति में रेखा ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, परंतु त्रिज्या ओ पी और रेखा ए बी के बीच का कोण सदैव समकोण ही रहेगा। देखोगे यहाँ पे ये त्रिज्या है ना, और यहाँ पे ए बी है, तो इसके बीच में हरदम क्या बनेगा, समकोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। इससे हमें ज्ञात होता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस गुणधर्म को स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है,
अगर ये वृत्त है और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा खींचा गया है तो यहाँ से ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। कहीं पे भी स्पर्श रेखा रहेगा, जैसे सपोज करो ये वृत्त है ना, यहाँ पे स्पर्श रेखा है तो ये यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ये आप लोगों को हरदम याद रखना है। और ये प्रमेय है, कौन सा प्रमेय है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वही यहाँ पे भी दिया गया है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय क्या बोलता है, इसकी प्रमेय क्या है पहले वो देखते हैं। वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। जैसे मान लो ये वृत्त है, वृत्त से यहाँ पे ये स्पर्श रेखा खींची गई है और यहाँ पे केंद्र से जो इस तरीके से त्रिज्या जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हरदम क्या होगा, लंब होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसी प्रमेय को हमको सिद्ध करके दिया गया है। देखोगे यहाँ पे दिया गया है, दत्त में ओ केंद्र वाले वृत्त को एक रेखा यल बिंदु ए पर स्पर्श करती है। रेख ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। देखोगे ओ केंद्र वाले वृत्त को रेखा यल बिंदु ए पे स्पर्श करती है और ओ ए उसकी त्रिज्या है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, रेखा यल जो है ओ ए पर ये लंब है। देखो वही लिखा है, रेखा यल लंब है, त्रिज्या ओ ए पे। अब यहाँ पे उपपत्ति में क्या आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। जब भी हमको कोई चीज सिद्ध करना रहता है, अगर हम लोग डायरेक्टली सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उसका अपोजिट सिद्ध कर दोगे ना तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानो रेखा यल रेख ओ ए पर लंब नहीं है, ये ओ ए पर लंब नहीं है ऐसा हमको मानना है। और क्या मानना है, मानो कि बिंदु ओ से रेखा यल पर ओ भी लंब खींचा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पहले बना लेंगे। ये क्या बोल रहा है, क्या मानना है, बिंदु ओ से रेखा यल पर ओ बी लंब है, इसको हम लोग यहाँ पे बी मान लेते हैं, ये लंब है ऐसा माना है, मान लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिंदु बी बिंदु ए से भिन्न हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदु ए को यहाँ पे रख लेते हैं। बिंदु ए से भिन्न होना चाहिए। आकृति 3.11 देखिए, रेखा यल पर बिंदु सी इस प्रकार लीजिए कि ए बी सी एक रेखी हो। मतलब यहाँ पे ए बनाया, ये बी हो गया, यहाँ पे सी बना लेते हैं। और बी ए बराबर है बी सी के। बी ए देखोगे ये बी ए जो है वो बी सी के बराबर है, ऐसा हमको दिया गया है। और यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं ओ ए और ओ सी। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ बी ए में देखोगे, ओ बी सी और ओ बी ए में ये क्या होगा, यहाँ पे हमको इसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे देखोगे बी सी सर्वांगसम बी ए, देखोगे बी सी सर्वांगसम बी ए, ये तो हमने रचना किया है। और ओ बी सी ओ बी ए ये प्रत्येक समकोण आ जाएगा ना। और यहाँ पे ओ बी और ओ बी ये क्या हो गई, सामान्य भुजा हो गई। तो भुजा कोण भुजा कसौटी से ये तो देखोगे वही लिखा हुआ है, रेख ओ बी सर्वांगसम है रेख ओ बी के, और त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी ए, भू को भू कसौटी से सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ सी और ओ ए बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा कुछ इस तरीके से आ जाएगी ना। अब यहाँ पे क्या करना है, परंतु रेख ओ ए यह त्रिज्या है। हमको क्या बोल रहा है, पहले ओ ए क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने ओ ए यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात ओ सी भी त्रिज्या होगी। और ये जो ओ सी बनी है ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसलिए बिंदु सी वृत्त पर स्थित है। बिंदु सी कहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ पे ओ ए त्रिज्या लेंगे तो हमारा वृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा ना। इसलिए बिंदु सी वृत्त पर ही स्थित है, अर्थात रेखा यल वृत्त को ए और सी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। यह कथन दत्त से असंगत है क्योंकि रेखा यल स्पर्श रेखा है। जब यहाँ पे देखो कि जब दो बिंदु अगर प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदन रेखा हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा है, ऐसा हमको दत्त में दिया गया है। अर्थात रेखा यल वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए रेखा यल त्रिज्या ओ ए पर लंब नहीं है ऐसा मानना गलत होगा।
इसलिए रेखा यल लंब है त्रिज्या OA पर। ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमको यहाँ पे सिद्ध कर लेना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा याद करें। क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यह गुणधर्म पढ़े गए किस प्रमेय का उपयोग कर सिद्ध कर सकते हैं। ये किसमें सिद्ध कर सकते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय में ना, पाइथागोरस प्रमेय से ये सिद्ध कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे ये त्रिभुज है, ये लंब है, ये जो कर्ण का वर्ग है, ये किसमें सिद्ध होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यही इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम। मतलब जैसे अभी हमने स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय किया, उसका विलोम करना है, उसका उल्टा करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृत्त के त्रिज्या के बाएं सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो हमको क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे ये बिंदु यम से ये त्रिज्या गई है और बाहर से एक कोई भी लाइन अगर गई है, लेकिन वहां पे क्या बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये जो बाहर की जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा होती है। ऐसा हमको दिया गया है। तो यहाँ पे दत्त में क्या दिया गया है, रेख यम यन, यम केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है। देखोगे यम यन क्या है, त्रिज्या है। बिंदु यन से जाने वाली रेखा यल त्रिज्या यम यन पर लंब है। देखोगे रेखा यल जो है यम यन पर लंब है, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, रेखा यल उस वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। और इसकी उपपत्ति में क्या आ जाएगा, रेखा यल पर यन के अतिरिक्त एक बिंदु P लीजिए। देखोगे यन के अतिरिक्त एक बिंदु यहाँ पे P ले लिया और रेख यम P खींचिए, ये यहाँ पे यम P खींच दिया। अब त्रिभुज यम यन P में देखोगे यम यन P में यन जो है 90 अंश का कोण है, समकोण है, इसलिए यम P क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना कि जो यम P विकर्ण होता है वो दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो इसका मतलब यम यन से भी यम P क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए यम P बड़ा है रेख यम यन से। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जब यम P बड़ा हो जाएगा तो ये वृत्त पे नहीं आएगा, इसलिए बिंदु P वृत्त पर हो यह संभव नहीं है। अर्थात रेखा यल पर यन के अतिरिक्त अन्य कोई भी बिंदु वृत्त पर नहीं है, इसलिए रेखा यल वृत्त को एक ही बिंदु यन पर प्रतिच्छेदित करती है। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही बिंदु, जब ये एक ही बिंदु रहता है तो क्या होता है, स्पर्श रेखा होती है, इसलिए रेखा यल उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। दो बिंदु होता तो क्या होता था, छेदन रेखा बन जाता था। यहाँ पे एक ही बिंदु है, इसलिए वो क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आओ चर्चा करें। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ए केंद्र वाले किसी वृत्त पर कोई बिंदु B स्थित है। देखोगे ए केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे बिंदु B स्थित है। इस वृत्त के बिंदु B से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा खींचनी है। मतलब यहाँ पे बिंदु B से हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है ना, इस तरीके से दिया गया। बिंदु B से जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती है। देखोगे यहाँ पे बिंदु B से जाने वाली बहुत सारी रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। उनमें से कौन सी रेखा इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पे देखोगे ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, सिर्फ एक ही होगी। बिंदु B से जाने वाली वृत्त पे एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। देखोगे इस तरीके से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसे कैसा खींचा जा सकता है, बिंदु B से वृत्त पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, वो भी इस तरीके से। उसे कैसा खींचा जा सकता है, उसे हम लोग 4.1 में देखेंगे। क्या बिंदु B से जाने वाली एक से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, नहीं, सिर्फ कितनी स्पर्श रेखा होगी, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी। अब यहाँ पे देखोगे ये जो बिंदु C है, ये कहाँ पे अंतभाग में है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। देखोगे यहाँ से अगर हम लोग खींचते भी है ना, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा छेदन रेखा बन जाता है। तो यहाँ पे बिंदु C से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और जो बिंदु D है, बिंदु D से हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर बाएं भाग में कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो याद रखना कि वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा, वृत्त के अंत भाग से एक भी नहीं, और वृत्त के बाह्य भाग से दो स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती है। वही यहाँ पे भी दिया गया है, क्या वृत्त के अंत भाग में स्थित बिंदु C से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? भैया नहीं खींची जा सकती हैं। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, क्या वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु D से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखोगे यहाँ पे खींच करके बताया गया है। इसको भी हम लोग 4.1 में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको खींचते हैं। यदि हाँ तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। चर्चा से आपको ध्यान में आया होगा कि आकृति में दर्शाए अनुसार वृत्त के बाह्य भाग से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। संलग्न आकृति में ए केंद्र वाले वृत्त पर रेखा DP और रेखा DQ 2 स्पर्श रेखाएं, देखोगे ए केंद्र वाले में DP और यहाँ पे DQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, क्रमशः बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करती हैं। रेख DP और रेख DQ को स्पर्श रेखा खंड कहते हैं। मतलब ये जो DP बना है, DQ बना है, ये हमारा स्पर्श रेखा खंड है। अब जो स्पर्श रेखा खंड है इसका भी प्रमेय है। इसके प्रमेय में क्या है, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंड सर्वांग सम होते हैं। तो देखो कि ये जो हमारा स्पर्श रेखा खंड बना है DP और यहाँ पे DQ, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों सर्वांग सम होंगे। साथ की आकृति के आधार पर दत्त और साध्य निश्चित कीजिए। त्रिज्या AP और AQ खींचकर इस प्रमेय की उत्पत्ति नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखोगे यहाँ पे उत्पत्ति दिया गया ना, हम लोग यहाँ पे पहले दत्त लिख लेते हैं। आप लोग पहले दत्त लिख लेना, उसके बाद में साध्य लिखना, फिर उत्पत्ति लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए केंद्र वाला वृत्त है और क्या है, DP और DQ स्पर्श रेखा है। DP तथा DQ स्पर्श रेखा खंड है, स्पर्श रेखा खंड है। और हमको साध्य क्या करना है, साध्य करना है कि रेख DP सर्वांग सम रेख DQ, ये हमको सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पे देखोगे पहले दत्त लिख लेंगे, फिर साध्य लिखेंगे, फिर उत्पत्ति में क्या हो जाएगा, त्रिभुज PAD और QAD में देखोगे PAD और यहाँ पे QAD, एक ये त्रिभुज लेना है, दूसरा ये त्रिभुज लेना है। भुजा PA सर्वांगसम, देखोगे PA सर्वांगसम क्या हो जाएगा, QA, यहाँ पे लिखेंगे भुजा QA, देखोगे एक ही वृत्त की त्रिज्या आ गई, मतलब ये वाला, इसके सर्वांगसम सिद्ध हो गया। भुजा AD सर्वांगसम भुजा AD, देखोगे यहाँ पे AD है, यहाँ पे भी AD है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे सामान्य भुजा। और क्या दिया गया है, APD, देखोगे APD ये 90 अंश का है और AQD ये भी 90 अंश का है, तो ये स्पर्श रेखा का प्रमेय आ गया। इसलिए PAD सर्वांगसम त्रिभुज QAD, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 90 अंश का है तो उसके ठीक सामने वाला क्या है, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कर्ण भुजा प्रमेय से, कर्ण भुजा प्रमेय से। उसके बाद में भुजा DP सर्वांगसम भुजा DQ, तो ये देखो कि जब ये कर्ण भुजा प्रमेय से आ गया तो DP और यहाँ पे DQ ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस प्रमेय को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ पे क्या दिया गया, हल किए गए उदाहरण में, उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में D केंद्र वाला वृत्त कोण ACB में भुजाओं को बिंदु A तथा बिंदु B पर स्पर्श करता है। देखोगे D केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे A पे और यहाँ पे B पे स्पर्श करता है। यदि कोण ACB 52 है, देखोगे ACB ये 52 अंश दिया गया, 52 डिग्री दिया गया है, तो ADB का मान ज्ञात कीजिए। देखोगे यहाँ पे ADB, इसका माप हमको ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि स्पर्श रेखा के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का होगा और ये 90 अंश का हो जाएगा। देखोगे ये 52 है, ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, तो टोटल कितना कोण बन रहा है, 4 कोण बन रहा है। 4 कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। बस लगा देना है, काम खत्म।
तो देखो कि यहाँ पे हल में दिया गया है चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो कौन कौन सा कोण पकड़ा है देखोगे, ए सी बी, फिर सी ए डी ये वाला कोण, सी बी डी ये वाला कोण और ए डी बी ये वाला कोण, ये चार के चारों का टोटल 360 अंश है। यहाँ पे देखोगे ए सी बी हमको 52 दिया गया है, सी ए डी 90 हो गया, सी बी डी 90 हो गया। देखोगे ये स्पर्श रेखा के प्रमेय से, और ए डी बी तो हमको निकालना है बराबर 360। अब ये तीनों को जोड़ेंगे 52 90 90, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 232 होता है। धन ए डी बी बराबर 360। अब ये धन है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद में कितना हो जाएगा, 128 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, कोण ए डी बी हमारा आ गया 128 अंश। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। रेखा ए और रेखा बी ओ केंद्र वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती है। देखोगे रेखा ए और यहाँ पे रेखा बी जो है ओ केंद्र वाले को कहाँ पे स्पर्श कर रही है, P और Q पे स्पर्श कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि PQ उस वृत्त का व्यास है। देखोगे PQ ये पूरा का पूरा क्या है, व्यास है। हमको यहाँ पे ये सिद्ध कर लेना है। तो देखो कि ये जो PQ व्यास है, तो व्यास कितने अंश का होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 180 अंश का होगा तभी तो व्यास आएगा ना। ये 90 अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा तभी तो 180 अंश होगा, तभी तो ये आ जाएगा PQ व्यास है। तो देखोगे इसकी उत्पत्ति में वही चीज दिया गया है, बिंदु O से रेखा A के समांतर रेखा C खींचे। देखोगे A के समांतर यहाँ पे रेखा C खींच दिया। देखोगे ये जब रेखा C यहाँ पे इस तरीके से हम लोग केंद्र से खींचेंगे, क्रमशः बिंदु T S R लीजिए। देखोगे यहाँ पे बिंदु ले लिया T S और R, त्रिज्या OP और त्रिज्या OQ खींचिए। देखोगे OP और यहाँ से OQ खींचा। अब कोण OPT, देखोगे यहाँ पे OPT ये 90 अंश का है, और यहाँ पे SOP, देखोगे SOP ये भी तो कितने अंश का बनेगा, जब समांतर रहेगा तो ये भी तो 90 अंश का बनेगा ना। अब रेखा A समांतर है रेखा C से। देखोगे A और C समांतर हो गया, और A और B हमको दत्त में दिया गया है ना। ये A समांतर B दत्त में दिया गया है, A समांतर C रचना से आ गया, तो B समांतर C स्पर्श रेखा के प्रमेय से आ जाएगा। देखोगे B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा के प्रमेय से आ जाएगा। अब OQR बराबर 90 अंश, ध्यान से देखना OQR ये भी 90 अंश का है, क्यों, स्पर्श रेखा के प्रमेय से। और SOQ ये भी आ जाएगा, जब ये देखोगे 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का आएगा, क्यों, क्योंकि ये अंतःकोण आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखोगे, समीकरण 1 में SOP 90 अंश मिला है और यहाँ पे SOQ 90 अंश मिला है। देखोगे SOP ये वाला मिला 90 अंश का, SOQ ये भी मिल गया 90 अंश का। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से SOP और SOQ ये 90 अंश का मिला करके कितना हो जाएगा, 180 अंश। और जब ये 180 अंश हो जाएगा तो ये विपरीत दिशा में आ गई ना, OP और यहाँ पे OQ ये विपरीत किरण है। जब ये विपरीत किरण रहेगा और ये POQ एक रेखी है, इसलिए रेख PQ वृत्त का व्यास है, ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखे। क्या क्या ध्यान में रखना है, पहला स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय क्या होता है, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक ये याद रखना है। दूसरा प्रमेय क्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली और उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। और तीसरा क्या है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंड सर्वांगसम होते हैं। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।